कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उपवन एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 हिस्ट्री का ईंटें मन के अस्थियां पढ़ लिया था पूरा। अब हम चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसको हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास को समझना है कि उस समय भारत में, प्राचीन भारत में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। जैसे हमें इसमें देखने को मिलेगा कि राजा वगैरह देखने को मिलेंगे, राजधानियां देखने को मिलेंगी, आरंभिक नगर देखने को मिलेंगे, और किसान की स्थिति कैसी थी, इसमें जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे काम कर रही थी, इस सब पे हम फोकस करेंगे। और जैसे कि इसका आप टाइटल भी देख सकते हैं, आरंभिक राज्य हो गए। राज्यों में जैसे हम बात करेंगे, राज्य बनने लग गए अब, जो कि हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, उसमें राज्य वगैरह नहीं थे। उसमें इसमें राज्य हैं जैसे महाजनपद हो गए, मगध हो गए, कौशल हो गया, उज्जैनी हो गए। इन राज्यों के बारे में जिक्र करेंगे। इनके राजा होंगे, इनकी राजधानियां होंगी, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अर्थव्यवस्था देखेंगे कि जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी यहाँ पर और शहरी अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था से इन राज्यों को क्या फायदा हो रहा था। क्योंकि आप जानते ही हैं, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था, व्यापार पे, सब पे फोकस करेंगे। और उसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होती है, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका कॉमन रहेगा, चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 3 में भी और चैप्टर 4 में भी वो कॉमन रहेगा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे इन सब चीजों के बारे में, राजा, किसान, नगर, राज्य, अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर पे आने से पहले मैं चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हड़प्पा सभ्यता का हमने टाइम पीरियड पढ़ा था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। कितने तक? 1900 तक। और इसका आप टाइम देख सकते हैं 600 से 600 तक है। तो एक सवाल मन में आता है फिर, जो एक टाइम पीरियड था, एक टाइम पीरियड में यहां पे लिखता हूं 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। तो ये आप याद रखना, बस एक छोटी चीज, 1500 से और जो 600 का जो टाइम पीरियड है, इसको बांटा गया है वैदिक युग में। ठीक है, 1500 से 1000 तक है वैदिक युग और 1000 से 600 तक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक युग इसलिए क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई। जैसे हम जानते हैं, हिंदू धर्म में जो सबसे प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, जो पवित्र ग्रंथ है, वो वेद हैं। जिसमें वेदों में सबसे पहले है जो हमारा पुराना, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों की इसमें रचना हुई थी इस काल में। जब हम तीसरे चैप्टर पे आएंगे ना, जब हम समाज का ताना बाना पढ़ेंगे, समाज का परिवेश पढ़ेंगे, तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस समय में क्या हो रहा था वगैरह। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक लिंक बना रहा है 600 ईसा पूर्व से 600 में क्या हो रहा था। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हल्का सा मैंने आइडिया दिया। तो अब आते हैं वापस अपने चैप्टर पे। और इस चैप्टर में 2 शब्द दोहराएंगे, आप ध्यान रखना बार बार। एक का नाम है शताब्दी और एक का नाम है सहस्त्राब्दी। तो शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का समूह। ठीक है, एक शताब्दी, जैसे हम बोलते हैं ना एक शताब्दी में क्या हुआ, तो शताब्दी माने 100 साल। और सहस्राब्दी का माने होता है 1000 साल। कि एक सहस्राब्दी में क्या हुआ, पहली सहस्राब्दी में, उसका मतलब है 1000 साल की बात हो रही है। तो ध्यान रखना, आप इनमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है, और जैसे दशक को आपको याद होगा कि दशक को 10 सालों का समूह कहते हैं, उसी प्रकार शताब्दी 100 साल का और सहस्राब्दी 1000 साल का। ये इसलिए शब्द मैंने लिख दिए क्योंकि ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे देखने को, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं वापस अपने मूल प्रश्न पर। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं थोड़ा। राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है उसको देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के स्रोत क्या हैं। जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल आता है स्रोत, कि किन स्रोतों से हमें पता चलता है कि इस इतिहास की जानकारी 600 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्रोत माने कौन सी ऐसी चीजें मिली हैं वहां पर खुदाई में, जिसको हमने पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। फिर हम समझते हैं इतिहास में क्या क्या बातें हुई हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, ये टॉपिक भी है, इसको देख लेते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है आपसे। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के जो स्रोत है वो निम्नलिखित है। हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है इस समय की। अभिलेख क्या होता है मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल में। अभिलेखों से जानकारी मिलती है इस समय की, ग्रंथों से जानकारी मिलती है। ग्रंथ कौन कौन से थे वो भी बताऊंगा, जैसे अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई। ठीक है, और भी जो ग्रंथ है वो उनसे हमें जानकारी मिलती है, इसका मैं जिक्र करूंगा। और सिक्कों के बारे में पता चलता है। इसी काल में 600 से 600 में सिक्कों का निर्माण हुआ। सिक्के आपको पता है करेंसी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सिक्के से हमने आदान प्रदान किया, विनिमय किया। आप सपोज दैट सिक्कों का महत्व इसलिए भी है,
अगर आपको कुछ सामान वामान खरीदने जाना है, आपके पास अगर करेंसी नहीं है तो आदान प्रदान आप कैसे करेंगे? कोई बार्टर सिस्टम अपनाएंगे प्रणाली, तो उसमें बहुत झंझट होती है बार्टर प्रणाली में। इसलिए सिक्कों का इसमें हमें निर्माण देखने को मिलता है 600 से 600, और सिक्कों ने अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचाया इसमें, और व्यापार वाणिज्य को बहुत अच्छा किया। तो इसको भी पढ़ेंगे, सिक्कों का निर्माण होने लग गया। सिक्कों में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है, ये सिक्के ढालने लग गए, और चित्रों का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं सभी चीजों से हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के स्रोत हमें जानने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना इस बारे में। फिर एक प्रश्न आता है आपकी किताब में, और किताब लेकर बैठना, कॉपी लेकर बैठना, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो, और किताब से सारे पॉइंट मिलाते चलना। जो भी मैं लिखवा रहा हूं किताब से चेक किया करो, उसे वेरीफाई किया करो। मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं पढ़ा रहे हम। अगर कुछ आपत्ति है आपको, कि कुछ पॉइंट्स में आपको आपत्ति है जो मैंने गलत लिख दी है, गलत समझा दी, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे सही कर लूंगा अगर होती है गलती कोई, ठीक है। प्रिंसेप, एक प्रश्न, एक टॉपिक आता है आपके उसमें, प्रिंसेप कौन था? प्रिंसेप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने क्या काम किया था देख लेते हैं। प्रिंसेप जो था कंपनी का अधिकारी था। कंपनी कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने भारत को क्या की बनाया था? उपनिवेश बना लिया था इसने, भारत को गुलाम बना लिया था, एक साधारण बात में कहूं तो मैं, ठीक है। तो कंपनी का अधिकारी था इस प्रिंसेप। इसने क्या करा था? इसने एक ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा। इसने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि जो थी भारत में पाई गई है, तो इसको कोई पढ़ नहीं पाया था, इसको समझ नहीं पाया था। जैसे हड़प्पा की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है ना, वैसे ही ब्राह्मी की लिपि कोई पढ़ नहीं पाया था। तो जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति था जिसने पहली बार सफलता पाई ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में, तो ध्यान रखना इस बारे में। और खरोष्टी लिपियों को भी इसने पढ़ा। ये प्राचीन लिपियां हैं भारत की, ठीक है, ये दोनों लिपियां, और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ये दोनों लिपियों की भाषा जो है प्राकृत है, याद रखना, प्राकृत। भाषा और लिपियां फर्क जानते हैं वैसे आप? तो जान लेते हैं प्राकृत भाषा को एक बार थोड़ा। जो प्राकृत भाषा थी, प्राचीन भाषा थी। भाषा का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये भाषा हो गई। और लिखता हूं तो मैं इसे देवनागरी पढ़ता हूं, ठीक है, लिखने में हम देवनागरी मानते हैं इसे, ठीक है। तो इसी प्रकार प्राकृत भाषा थी, उसकी दो लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। इन लिपियों को पढ़ निकाला था प्रिंसेप ने। समझ गया प्रिंसेप की ब्राह्मी लिपि का में क्या लिखा हुआ है, कौन से अक्षर है, वो सब जान गया। विद्वान व्यक्ति था ये बहुत, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक। जब ब्राह्मी लिपि हमने पढ़ ली, समझ ली, तो हमें फिर पता चलने लग गया जो प्राचीन भारत में अशोक ने अपने बहुत सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। अशोक ने बहुत जानकारियां अपनी ब्राह्मी लिपि में साझा की थी, तो हमें अशोक की जानकारी मिलती है, अशोक के काल की, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये प्राकृत हो गया। और अगला जो टॉपिक है आपका वो है प्रियदर्शी कौन था। एक शब्द और आएगा, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कौन था? तो प्रियदर्शी का मतलब है यहां पर मनोहर मुखाकृति वाला। मनोहर मुखाकृति वाला का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो देखने में सुंदर है, उसकी बात हो रही है, मनोहर मुखाकृति वाला। और जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ये अशोक के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया? सम्राट अशोक के लिए, ठीक है। सम्राट अशोक के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया था प्रियदर्शी। तो इसलिए ध्यान रखना, मुखाकृति माने देखने में सुंदर, अशोक के लिए प्रयोग किया था प्रियदर्शी शब्द। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जो 3 नंबर का बन सकता है। ये जो भी ऊपर की मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, सब एक एक नंबर में आ सकती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और 30 ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे। जो मैंने आपको महाजनपद बताया ना, कि इस समय आरंभिक राज्य बन रहे थे, और इन महाजनपदों की जो संख्या थी वो थी 16 महाजनपद थे ये, ठीक है। जनपद शब्द का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत बड़ी आबादी वहां पर रहने लग रही है, और वहां पे उसने अपने आप अपनी बसावट बना ली है, वहां पर उसने अपना पैर रख दिए उस जगह पर, ठीक है। तो उसे महाजनपद कहते हैं। जनपद, जन माने पैर, जन माने सॉरी जनता, और पद माने पैर। जहां पर जनता रहने लग गई, बसने लग गई, वो महाजनपद हो गए, ठीक है। तो ऐसे 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो उनके बारे में, तो इन महाजनपदों के विशेष अभिलक्षण क्या है? अभिलक्षण का मतलब है इनकी विशेषताएं क्या है, ये पेपर में आ सकता है। विशिष्ट माने विशेष क्या था इनमें, देख लेते हैं। पहला पॉइंट, आरंभिक महाजनपदों जैसे मगध, कौशल आदि बनने लग गए थे। इनका हमें जो जानकारी है बौद्ध और जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है, ठीक है। आरंभिक महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद आगे चलकर बन गया, उसका नाम था मगध, ठीक है। मगध भी एक महाजनपद था, जिसका आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, उसका प्राचीन नाम कभी मगध था, ठीक है। तो मगध हो गया, कौशल हो गया, ये सारे महाजनपद थे। पूरी सूची है, आप अपनी किताब में एक मैप देखेंगे, उसमें आपको पूरी सूची मिलेगी मगध, 16 महाजनपदों की। मगध हो गया, कौशल, उज्जैनी, अवंती, ठीक है, और तक्षशिला हो गया, ठीक है, श्रीवास्ती हो गया। ये सारी आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा ना, वो मैप पे बनाऊंगा,
और जब मैप बताऊंगा तो सारे महाजनपदों को उसमें मैं चिन्हित करूंगा और एक एक महाजनपदों को आपको समझाऊंगा कि महाजनपद क्या था, इसका क्या महत्व था, वगैरह वगैरह। तो ये आप ध्यान रखना, महाजनपद बन गए इसमें, ठीक है। और कौशल आदि। अब इन महाजनपदों में क्या होता था, महाजनपद का मतलब है राज्य भी मान सकते हैं आप, महाजनपद का हो या राज्य का हो एक ही बात है। जब महाजनपद हो गया, राज्य हो गया, तो राजा भी होगा उधर का, राजा होगा तो उसकी राजधानी भी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में जिक्र मिलता है महाजनपदों में। और ये बौद्ध ग्रंथ बताते हैं, मैं जैन ग्रंथ, क्योंकि ये टाइम जो है ना 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक साथ। इस काल को परिवर्तनकारी काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय हमने देखा आरंभिक राज्य बन रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं आ रही हैं और नगरों का विकास हो रहा है इस समय। और साथ साथ 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी में हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा है भारत के धरातल पर, भारत में, भारत भूमि में। तो इन बौद्ध धर्मों ने बहुत सारी जानकारी दी है महाजनपदों के बारे में, कि मगध क्या था, मगध के राजा कौन से थे, शासक कौन से थे, क्या करते थे, जैसे बिंबिसार वगैरह के बारे में बताया, आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट, इसी समय जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, जो 600 ईसा पूर्व से 600 का टाइम है, इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमें देखने को मिलते हैं भारत में। जैन धर्म के जैसे जो प्रवर्तक थे, जिन्हें आप जानते हैं, जैन धर्म के महावीर को आप बहुत जानते हैं, इनका नाम बहुत सुप्रसिद्ध है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, वो वगैरह, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चौथे में। अब अगला तीसरा पॉइंट, लोहे के बारे में जानकारी, ठीक है। महाजनपदों में हमने देखने को मिला कि उनका एक विशिष्ट अभिलक्षण था, लोहे के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गई है। लोहा वो धातु है जिसकी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। और लोहा अपने आप में क्रांति का सूचक है। जब लोहे की जानकारी हो जाती है तो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब आप सोचिए, आप सेना बना रहे हैं, ये राजा रहते थे तो इन्हें सेना भी रखनी पड़ती होगी। जब सेना रखेंगे तो सेना का सामान भी तो बनाएंगे। तो सामान अगर लोहा जैसी धातु नहीं होगी, तलवारें कैसे बनेंगी, कवच कैसे बनेगा, ठीक है, भाले कैसे बनेंगे, रथ वगैरह कैसे बनेंगे, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट था। और लोहे का प्रयोग हम कृषि में भी कर देंगे, लोहे के हल बनाएंगे वगैरह, उससे कृषि करेंगे तो ज्यादा उपज होगी। तो इसलिए लोहा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। और चौथा पॉइंट, लोहे के बारे में जानकारी मिल गई हमें इस समय। और हड़प्पा में लोहा नहीं था, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। कोई पूछे तो बता देना। सिक्कों व उसके विकास की जानकारी हमें देखने को मिलती है इसी काल में। 600 के समय में हमें सिक्कों का विकास देखने को मिला, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे मैंने ऊपर भी पहले भी बताया आपको, सिक्का हो जाने से फायदा हो गया, हमें लेन देन बड़ा आसान हो गया। कल्पना कीजिए आप, आपके पास पेटीएम, फोन पे वगैरह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कोई भी साधन नहीं है आपके पास, ठीक है। और आपके पास साथ में करेंसी भी नहीं है, ना नोट है ना पैसा है, सिक्का है। तो आपको अगर लेन देन करना है, पड़ोसी की दुकान से सामान खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे? बार्टर सिस्टम का प्रयोग करेंगे कि भाई मुझे चावल लेने हैं तो तू मेरे से गेहूं ले ले, ठीक है। अब दुकान वाला कहे भाई गेहूं नहीं लेना, मेरे पास बहुत पड़ा गेहूं, क्या करूंगा मैं गेहूं लेके, लेकिन आपको चावल लेना है, तो नहीं बन पाएगा ना जुगाड़। तो उसी प्रकार से जब आप सिक्का आ गया तो सिक्के में जो मर्जी खरीदो, अब आपके पास करेंसी है, जो मर्जी ले लो, जितना ले लो, जो भी ले लो। इसलिए सिक्के बड़े महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापार के लिए, लेन देन के लिए। हमेशा ध्यान रखना, सिक्के बड़े जरूरी हैं। और इसी काल में 600 से 600 के काल में क्या हुआ, धर्मशास्त्र की रचना हो गई। हिंदुओं का एक ग्रंथ है धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र भी कहते हैं इसे, धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसकी रचना यहां पर हो गई इस समय में। और धर्मशास्त्र ग्रंथ में हिंदुओं के हिंदू जो व्यवस्था थी हमारी, उसमें 4 वर्णों की बात आई। 4 वर्ण कौन कौन से, जैसे कि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। 4 वर्ण हो गए, जैसे ब्राह्मण हो गया एक वर्ण, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है। इसके बारे में बस इतना याद रखना, 4 वर्ण थे, इनके कार्य थे। 4 वर्णों की जो जिक्र है तीसरे चैप्टर में डिटेल में है, तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लेते हम। उसमें जब तीसरे चैप्टर पे आएंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना। तो ये सारे विशिष्ट अभिलक्षण थे, महाजनपद बन जाना, बौद्ध धर्म से जानकारी मिल जाना, बौद्ध धर्म का उदय होना, जैन धर्म का उदय, लोहे के बारे में, सिक्के के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में। तो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो अच्छे से इसे लिख के आ जाना सारे पॉइंट्स। और इतना ही पॉइंट मत छोड़ देना लिख के, इसको थोड़ा सा पूरी लाइन में लिख लेना, बड़ा पॉइंट करके लिखना। छोटे छोटे तो बुलेट पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो मैं बातें बोलता हूं ना उसको भी कॉपी रखा करो, सिर्फ नोट करते रहा करो पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे क्लास में आप पढ़ते होंगे, टीचर आपकी पढ़ाती होंगी, सर पढ़ाते होंगे, या फिर तो आप लिखते होंगे नोट्स, तो वैसे ही लिखना है, ठीक है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना क्लास को कि भाई सो रहे हैं, खाना खाते हुए देख रहे हैं, नहीं। अच्छे से करोगे तो फायदा मिलेगा क्लास का, क्योंकि जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया जिन बच्चों को, उन्हें फायदा हुआ इसका, और उनके अच्छे मार्क्स भी आए हिस्ट्री में। तो आपके भी आ सकते हैं हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स, लेकिन तभी आएंगे जब आप प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे, डिसिप्लिन वे में होंगे, वरना नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण देखे हमने। फिर एक और क्वेश्चन जो बनता है इसमें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, आया भी हुआ भी है। पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
क्या है ये देखते हैं। मगध सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया। जैसे मैंने आपको बताया जो महाजनपद थे उनकी संख्या 16 थी महाजनपदों की, तो उन 16 महाजनपदों में मगध में ऐसा क्या खास था जिसके कारण मगध सबसे शक्तिशाली बन गया जनपद 16 में। ऐसा समझो क्लास में 16 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, जिसमें से एक जो बच्चा है या स्टूडेंट है वो सबसे बेहतरीन है पढ़ने में, ठीक है, वो फर्स्ट आता है, तो उसमें ऐसा क्या है, वही फर्स्ट क्यों आया, कुछ कारण भी रहे होंगे उसके, पढ़ता होगा, डिसिप्लिन होगा उसका, अपना अच्छे से पढ़ता है वगैरह, साधन वगैरह सुविधाएं उसके पास, तो फर्स्ट आ गया। तो वही कारण है कि मगध फर्स्ट क्यों आ गया 16 महाजनपदों में। कौशल भी था महाजनपद, उज्जैनी भी था, तक्षशिला भी था, बाकी तो नहीं आ पाए, लेकिन मगध ही क्यों आया इसको देख लेते हैं। तो मगध के शक्तिशाली होने के पीछे उसकी भौगोलिक जो दशा थी वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार थी, वो देखते हैं क्या क्या। और उसकी थोड़ी सी और उसकी कह सकते हैं यहां पर उसे किस्मत कह सकते हैं, किस्मत का भी साथ था। किस्मत क्या था वो मैं बताऊंगा कि उसको राजा बहुत अच्छे मिले यहां पर मगध को, बिंबिसार जैसे राजा, अजातशत्रु जैसे राजा, ठीक है, आगे चलकर मौर्य वंश आ गया, चंद्रगुप्त, अशोक वगैरह जैसे राजा मिले, तो उन्होंने आगे विस्तार किया मगध का। और देख लेते हैं उत्तर। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मैं शक्तिशाली बना मगध। और याद रखना मगध बिहार कहते, बिहार को कहते हैं मगध, याद रखना बिहार का इतिहास ही चल रहा है, ठीक है, एंशिएंट ग्लोरी रही है बिहार की अपनी, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। आज उसकी स्थिति बहुत खराब है, ये बात सही है, लेकिन एक समय में वो उसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं बिहार का, ठीक है। पहला पॉइंट, अच्छी कृषि। यहां पर हमें अच्छी कृषि देखने को मिलती थी। इसके निम्नलिखित कारण थे। जब भी उत्तर लिखो तो उत्तर में हमेशा ऐसा लिखना, जैसे क्वेश्चन पूछा ना मैंने, मगध सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया, तो आपका उत्तर होगा कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के निम्नलिखित कारण थे। एक से ज्यादा कारण है तो निम्नलिखित हैं। वो क्या थे, जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, मगध में हम देखते हैं अच्छी कृषि, परिणाम था अच्छी उपज। कहने का मतलब पहला जो रीजन है वो है कि मगध में अच्छी कृषि हुआ करती थी, खेती बहुत अच्छी करी इन लोगों ने, और खेती जब अच्छी होगी तो फिर उसका व्यापार करेंगे, और व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे, मुद्राएं कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी उनकी। जब अर्थव्यवस्था चलती है किसी देश की तो वो उस देश का अच्छा ही अच्छा होता है फिर, तो परिणाम हुआ उसकी अच्छी उपज मिली। और दूसरा पॉइंट है यहां पर देखने वाला कि लोहे की खदानें मिली यहां पर, ठीक है, मगध में लोहे की खदानें बहुत पाई गई हैं, और लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, धातु लोहे ने बहुत सारे परिवर्तन ला दिए, क्रांति का सूचक है लोहा अपने आप में। तो क्या करा इसने, कृषि उपकरण में इसने फायदा पहुंचाया, और हाथियों के लिए, ठीक है। जैसे अब लोहे की खदानें होने से क्या होगा, जो कृषि के जो उपकरण है, हल वगैरह, अब वो लोहे के हल वगैरह बनने लग गए। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा तांबे के हल थे, तांबे के हल जो होंगे उनसे खेती करोगे तो लिमिटेड खेती हो पाएगी, ज्यादा खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तांबे धातु में दम नहीं होता इतना, लेकिन लोहा जो धातु है उसमें बहुत ताकत है, तो लोहे उसके वजह से कृषि उपकरण बनाए गए, और कृषि उपकरण से अच्छी उपज मिली। तो ये ध्यान रखना आप पॉइंट, ठीक है। और हाथियों के लिए भी इंपॉर्टेंट था कि लोहे का प्रयोग किया गया हाथियों के लिए भी। जैसे मैंने बताया जो मगध था उसके पास सेना भी थी बहुत बड़ी, और सेना में हाथी बड़ा महत्वपूर्ण था उस समय। तो हाथियों को इन्होंने क्या करा, हाथियों के आगे लोहे के जो उपकरण होते हैं वो लगा दिए। जैसे हाथी जब चले तो उसके सूंड के आगे लोहे के उपकरण लगा दिए कुछ, ताकि हाथी चले तो अपनी जो तलवार है उसके आगे लगा दिए, वो तलवार सबको मारती चली जाए। तो हाथी को भी देखा गया इसमें, ठीक है, लोहे से हाथियों को फायदा हुआ थोड़ा। तीसरा पॉइंट, जंगलों में हाथी उपलब्ध होना। तीसरा पॉइंट था मगध के शक्तिशाली बनने का, वो था जंगल में हाथी मिले इनकी, सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। सेना आपको पता ही आज की जैसी हो गई हमारी सेना, तो वैसे कल्पना नहीं करना, उस समय सेना मजबूत मानी जाती थी, किस पे ज्यादा घोड़े हैं, किस पे ज्यादा हाथी हैं, किस पे ज्यादा पैदल सैनिक हैं, इससे सेना की ताकत मापी जाती थी। लेकिन जंगलों में हाथी मिलने से क्या हुआ, हाथी भाई बहुत विशालकाय जीव है, हाथी अगर ज्यादा संख्या है तो सामने वाली वैसी भयभीत हो जाएगी सेना। उस समय कोई गन नहीं है, तोप नहीं है, ध्यान रखना, मिसाइल विसाइल कुछ नहीं है, पारंपरिक युद्ध शैली है ये। और सेना के को बहुत फायदा मिला हाथियों से, सेना का मनोबल बढ़ गया, जो सेना के जो लड़ाके थे, जो पैदल सैनिक थे, उनको बहुत मनोबल मिला कि हमारे साथ हाथी चल रहे हैं। तो ये याद रखना, तो जंगलों में हाथी मिले, मगध की शक्ति और बढ़ी, इसलिए मगध शक्तिशाली हो रहा है। ये सारी चीजें मिल रही है मगध में ही, ये सारी चीजें दूसरे महाजनपदों में नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए ये ताकतवर बन गया मगध। और इतना ताकतवर बन जाएगा, बाकी सारे महाजनपदों को मार पीट के अपने अंदर मिला लेगा ये, ठीक है, अपना नियंत्रण स्थापित कर देगा उन पर। तो ध्यान रखना इस बारे में। और चौथा पॉइंट क्या था इसके लिए, गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन होता था, सस्ता और सुलभ था व्यापार। आपको जैसे पता है कि जो मगध है वहां पर आपको बिहार है जो आज का, उधर गंगा नदी भी बहती है, और उसकी उपनदियां भी हैं, सहायक नदियां। तो उससे क्या हुआ, व्यापार को फायदा हुआ, वाणिज्य को फायदा हुआ, और आवागमन होता था नदियों के माध्यम से, क्योंकि जल से जो हम व्यापार करते हैं वो सबसे सस्ता होता है और सुलभ होता है।
ठीक है। तो इसलिए जो व्यापार हुआ उस व्यापार से इन्हें प्रॉफिट हुआ बहुत सारा, और नदियों से आना जाना इनका होता रहा। तो ध्यान रखना इस बारे में, गंगा नदी का इन्होंने फायदा उठाया। और गंगा नदी होने से आप समझ सकते हैं, आपने गंगा नदी देखी होगी कहां से बहती निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश जाती है, ठीक है, बिहार में भी आती है। गंगा नदी जहां जहां जाती है ना, वहां के आसपास के इलाके को बहुत ही उपजाऊ बना देती है, मिट्टी को बहुत अच्छा कर देती है, खेती लायक। और इसीलिए मगध में जो खेती हुई बहुत ही उच्च कोटि की हुई, बहुत अच्छी हुई। तो ध्यान रखना इस बारे में, पैदावार बहुत हुई यहां पर खाद्यान्न की। पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, किस्मत अच्छी थी मगध की। मगध के शासकों को बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म जैसे शासक मिले जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक है, महत्वाकांक्षा माने क्या होता है? महत्वाकांक्षा माने होता है एम्बिशन। आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी कि 12वीं में फर्स्ट आ जाऊं, या बीए में कॉलेज जाऊं, होती है ना कि कॉलेज जाऊं, कौन से कॉलेज जाऊं, अच्छे कॉलेज में जाऊं, उसमें जाऊं, वगैरह वगैरह। ये महत्वाकांक्षा सबकी होती है। तो मगध के जो राजा हुए, मगध को ऐसे ऐसे राजाओं का साथ मिला, शासकों का साथ मिला, जिनमें नाम था बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु, अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के बेटे थे, ठीक है, और एक था महापद्मनंद। ये ऐसे राजा थे, इन्होंने मगध का विस्तार पे ध्यान दिया। जितना इनके पास मगध था ये उससे खुश नहीं हुए। इन्होंने कहा कि हम शक्तिशाली हैं तो हम शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे, जो दूसरे राज्य हैं हमारे पड़ोसी उनको हम अपने नियंत्रण में लाएंगे। तो इन्होंने धीरे धीरे उनको भी अपने नियंत्रण में लाना शुरू कर दिया और अपनी जो जगह थी उसका विस्तार इन्होंने करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आएगा, मौर्य वंश, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, मौर्य वंश आएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, चाणक्य आएंगे, सब मिलकर पूरे भारत, एक अखंड भारत की नींव डाल देंगे, पूरे भारत को एक कर देंगे। तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे राजा हुए इनकी महत्वाकांक्षाएं थी। बिंबिसार और अजातशत्रु याद रखना, इनका एक वंश था हर्यक वंश। इसका नाम याद रख लेना, हर्यक वंश के थे। किसके थे? हर्यक वंश। ये था, आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए बता दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। बिंबिसार और अजातशत्रु का जो वंश का नाम था वो था हर्यक वंश, ठीक है। और महापद्मनंद जो था, इसके वंश का नाम था नंद वंश, नंद वंश, नंद वंश, ठीक है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बेटे को धनानंद को हटाया तो कैसे हटाया, उसमें हम पढ़ेंगे नंद वंश कह रहे हैं थोड़ा सा। फिर छठा पॉइंट है राजगृह। राजगृह कह सकते हैं या राजगीर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बन गई। कहने का मतलब है जो मगध की राजधानी थी शुरू में राजगृह थी, राजगीर थी। राजगीर जगह है बिहार में, आपको पता होगा, अगर जो बिहार से आते हैं, जो देख रहे हैं, नहीं भी आते उन्हें भी पता होगा। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो राजगृह थी, राजगीर थी, उसकी राजधानी का परिवर्तन हुआ नाम और हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो आज पटना है राजधानी, उसका नाम कभी प्राचीन पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र से पटना हो गया आज। तो ये पाटलिपुत्र नाम उसी समय पड़ चुका है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये मगध के सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिशाली बन गया ये। अच्छी कृषि थी, परिणाम अच्छी उपज हुई, लोहे की खदानें इधर पाई गई, कृषि उपकरण देखने को मिले इधर हमें। हाथी के लिए इंपॉर्टेंट था, लोहा ने भी हाथी को फायदा पहुंचाया। जंगलों में हाथी उपलब्ध होने से क्या हुआ, सेना का मनोबल बढ़ गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता हुआ, सुलभ हुआ वगैरह। और मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद की महत्वाकांक्षाएं थी, ये हमने देखा। और राजगीर 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र बन गई। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपके, तो ध्यान रखना इस बारे में। और ये पूरा हमने देखा इस चैप्टर को, ये पहला पार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, समझना, ठीक है। और जो भी डाउट हो उसको बताना। ये हमने देखा सारा, ठीक है, राजा किसान नगर वगैरह। हाँ, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। ये इतना ही है पार्ट 1, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने बड़े अक्षर का प्रयोग किया है। बड़े अक्षर का प्रयोग इसलिए किया कि कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट लिख रहे थे कि भैया कि जो ये अक्षर है वो दिख नहीं रहे हैं आपके थोड़े, तो मैंने इसलिए कहा कि अगर दिख नहीं रहे तो फिर मतलब ही क्या वीडियो बनाने का। तो इसलिए बड़े अक्षर होने चाहिए, थोड़ा दिखे आपको, ठीक है। और शब्दों पे ध्यान दिया करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या दूसरे पढ़ा रहे हैं भैया, तो शब्दों पे ध्यान दिया करो, कौन क्या बता रहा है, और नोट्स लिखा करो अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो ये वो हो गया। पार्ट 2 जो मैं लाऊंगा, जल्द से जल्द अपलोड करूंगा पार्ट 2 को भी। तो पार्ट 2 में मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा, जो ये महाजनपदों के बारे में आ रहा है ना, इन महाजनपदों को हम मैप में देखेंगे। मैप में कौन सा महाजनपद कहां पर है, उसकी लोकेशन देखेंगे। क्योंकि मैप हम देख लेते हैं तो हमें चैप्टर तभी समझ में आता है, बिना मैप के नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उसको देखेंगे। और 2 मैप हैं इस चैप्टर के, वो उन दोनों को मैं उसी वीडियो में समाप्त करूंगा। और महाजनपदों के बारे में समझाऊंगा तुम्हें, उस पर एक लिस्ट दे दूंगा लिखकर, ठीक है, वो देखेंगे हम आगे। और एक चीज और इसमें आई है, अभिलेख। अभिलेख के बारे में भी जानेंगे। अभिलेख बेसिकली होता है कि किसी कठोर सतह पर खोदकर कुछ लिख देना। वो कठोर सतह कुछ भी हो सकती है, चट्टान हो सकता है, पत्थर हो सकता है, स्तंभ हो सकते हैं, उस पर लिखवाना। और अभिलेखों को सबसे पहले शुरू करने का श्रेय जाता है सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने अभिलेखों का प्रयोग किया ताकि उसकी जो जानकारी है, अशोक जनता को, अपनी जो प्रजा को जो जानकारी देना चाहते हैं, वो अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने पहुंचाई जनता तक।
तो ये हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, सब डिटेल में आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इतिहास का। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना जो समझ में ना आए। ठीक है, और पार्ट 2 मैं जल्दी डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उससे पहले कि वीडियो को अगर अच्छी लगे, मेहनत पसंद आपको आ रही है रियल में, तो लाइक करना, अच्छा नहीं लग रही डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी हैं अपने स्कूल के, गली मोहल्ले के, जहाँ भी हैं, दूर दराज में रहने वाले। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल उपवन एजुकेशन को। ठीक है, और कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके मुझे बताना, फीडबैक के रूप में मैं लेता हूं उसे, ताकि मुझे पता चले क्या इंप्रूवमेंट करनी, क्या नहीं करनी। और एक और चीज, फेसबुक पे हमारा ये चैनल का नाम है उपवन एजुकेशन, इसे लाइक कर लेना, इस पेज उपवन एजुकेशन। ये फेसबुक पे हमारा पेज है, इसको लाइक कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि जो भी इस पर सामग्री होगी, जो भी कंटेंट होगा, मैं इस पर डालता रहूंगा। जैसे कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए, उसका लिंक शेयर कर दूंगा इसमें मैं, और भी जो कंटेंट होगा क्वालिटी, वो डालता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।